नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल हिमायर क्लासेस में। और आज की हम इस वीडियो में बात करेंगे कि खाद और उर्वरकों की मात्रा किस तरह याद करें। यानी एग्रोनॉमी की अगर हम बात करें तो लगभग 32 से 33 फसलें हैं। हॉर्टिकल्चर और सब्जियों में बहुत सारी फसलें हैं। तो इन इतनी फसलों में अलग अलग अगर आप खाद और उर्वरक याद करते हो तो मेरे हिसाब से शायद व्यर्थ है, आप इस तरह याद भी नहीं कर सकते। तो आज की इस वीडियो में हम इसी बेस पर बात करेंगे कि खाद और उर्वरकों की मात्रा किस तरह याद करें और कौन कौन सी फसलों से खाद और उर्वरकों की मात्राएँ पूछी जाती हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और वीडियो में जाने से पहले जो लोग चैनल पर नए आए हैं वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो खाद एवं उर्वरक की मात्रा। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं उर्वरक की। सबसे पहले हम उर्वरक पॉइंट को लेते हैं कि फसलों में उर्वरक की मात्रा किस प्रकार से याद करें। अब उर्वरक 3 प्रकार के पूछता है फसलों में। सबसे पहले हमें उर्वरकों की बात करूँ तो 3 प्रकार के उर्वरक पूछता है, जिसमें बात करूँ नाइट्रोजन, मैं बात कहूँ फास्फोरस, मैं बात कहूँ पोटेशियम। यानी 3 प्रकार के महत्वपूर्ण जो उर्वरक हैं वो फसलों में सामान्यतः पूछे जाते हैं। अब देखो, इन उर्वरकों की अगर मैं बात कहूँ नाइट्रोजन की सबसे पहले, तो जिन फसलों को जल की अधिक आवश्यकता होती है उन फसलों को पोषक तत्वों की भी अधिक आवश्यकता होगी। यानी जल की आवश्यकता के साथ साथ पोषक तत्वों की आवश्यकता भी बढ़ती जाती है। तो मैं अगर नॉर्मली बात कहूँ गेहूँ की, तो गेहूँ में 80 से 100 किलोग्राम नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। कितनी? 80 से 100 किलोग्राम नाइट्रोजन की। अब गेहूँ से ज़्यादा पानी की आवश्यकता किसको होती है? धान को। अब धान को कितनी होती है? 100 से 120 किलोग्राम। धान में अगर नाइट्रोजन पूछिए तो कितनी होती है? 100 से 120 किलोग्राम। अगर गन्ना, आलू और सब्जियों की बात कहूँ तो इनको इन दोनों से ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है। यानी सबसे ज़्यादा पानी की आवश्यकता किसको होती है? गन्ना, आलू और सब्जी को। तो गन्ना, आलू और सब्जी के लिए 120 से 150 किलोग्राम नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। कितनी? 120 से 150 किलोग्राम नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। गेहूँ के लिए 80 से 100, धान के लिए 100 से 120 और गन्ना के लिए 120 से 150 किलोग्राम नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। अब देखो, नाइट्रोजन में बात कहूँ गेहूँ की, गेहूँ से एक प्रश्न पूछा जाता है कि अगर गेहूँ की पैदावार 60 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है, गेहूँ की पैदावार 60 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है, या पूछे कि गेहूँ की अधिक पैदावार लेने के लिए कितनी नाइट्रोजन का उपयोग किया जाता है, तो जब हम गेहूँ की अधिक पैदावार लेते हैं तो 120 किलोग्राम नाइट्रोजन का उपयोग करते हैं। ध्यान रखना कि जब गेहूँ की अधिक पैदावार ली जाती है तो 120 किलोग्राम नाइट्रोजन का उपयोग करते हैं। अब मैं फास्फोरस की बात कहूँ तो गेहूँ में कितनी है? 60 किलोग्राम फास्फोरस का यूज़ किया जाता है गेहूँ में। इसी तरह से अगर मैं बात कहूँ धान की, तो धान में ज़्यादा होगी 80 किलोग्राम, और गन्ना और आलू और सब्जी में कितनी होती है? 100 किलोग्राम होती है। सीधी सीधी बात है कि जैसे जैसे पानी की आवश्यकता फसल को बढ़ती है वैसे वैसे पोषक तत्वों की मात्रा भी बढ़ती जाती है। अगर मैं पोटेशियम की बात कहूँ तो गेहूँ में 40 किलोग्राम, धान में 50 किलोग्राम और गन्ना में 60 किलोग्राम पोटेशियम की आवश्यकता होती है। अब आपसे डायरेक्ट ही प्रश्न पूछा जाएगा कि धान की फसल को फास्फोरस की आवश्यकता होती है तो 80 ग्राम, धान की फसल को पोटेशियम की आवश्यकता होती है 50 ग्राम, सब्जियों को पोटेशियम की आवश्यकता होती है 60 किलोग्राम, या किसी सब्जी का नाम दे देगा तो कितनी होगी? 60 किलोग्राम होगी। आलू की दे दे तो 60 किलोग्राम, नाइट्रोजन की पूछ ले तो 120 से 150 किलोग्राम। ये तो हो गई केवल 3 फसलों में, गेहूँ, धान, गन्ना और आलू। ध्यान रखना, ये मैंने 3 फसलें इसलिए बताई हैं क्योंकि जल की आवश्यकता के साथ साथ उर्वरकों की मात्रा भी बढ़ती जाती है। जैसे गेहूं को कम जल की आवश्यकता होती है तो 80 से 100 किलोग्राम नाइट्रोजन हो गई, धान को इससे ज़्यादा होती है तो 100 से 120 किलोग्राम हो गई, गन्ना, आलू और सब्जी को सबसे ज़्यादा होती है तो 120 से 150 किलोग्राम नाइट्रोजन हो गई। ज़्यादातर जो उर्वरक पूछा जाता है वो नाइट्रोजन ही पूछा जाता है, नाइट्रोजन की मात्रा ही ज़्यादातर एग्जामों में पूछता है। अब देखो, मैं आगे बात कहूँ तो आगे हम बात करें अन्य फसल। ये तो हमने 3 फसलों की बात की। अब अन्य फसलें, तो अन्य फसलों को उर्वरकों की दृष्टि से 2 भागों में बांट दिया है। जैसे एक तो होती है दलहनी और एक होती है अदलहनी। दलहनी और अदलहनी, दलहनी और अदलहनी दोनों ही फसलों में अलग अलग मात्रा में आवश्यकता होती है। जैसे नाइट्रोजन की बात करूँ दलहनी फसलों में तो 10 से 15 किलोग्राम, और फास्फोरस की बात कहूँ तो 40 किलोग्राम, और पोटास की बात कहूँ तो 10 से 15 किलोग्राम। अब देखो पोटास, एक प्रश्न पूछा जाता है दलहनी फसलों में कौन से उर्वरक का प्रयोग नहीं किया जाता, तो पोटास का ही प्रयोग नहीं करते हैं, बिल्कुल कम मात्रा में करते हैं और कुछ फसलों में ही करते हैं, वरना पोटास का प्रयोग दलहनी फसलों में
नहीं किया जाता है। दलहनी फसलों की बात करूँ तो 10 से 15 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 किलोग्राम फास्फोरस और 10 से 15 किलोग्राम क्या देते हैं, पोटास देते हैं। अब मैं बात कहूँ अदलहनी फसलों की, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अदलहनी फसलें, अदलहनी फसलों में सभी फसलें आ जाती हैं, यानी जो भी तिलहनी फसलें हैं वो भी जो इसी वर्ग के अंतर्गत आती हैं ज़्यादातर। और मैं बात कहूँ जैसे अपना ज्वार है, बाजरा है, मक्का है, वो सभी किसके अंतर्गत आएंगे, अदलहनी फसलों के अंतर्गत आ जाएंगे। देखो अदलहनी फसलों में नाइट्रोजन की अगर मैं बात कहूँ तो 60 किलोग्राम नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। जो अदलहनी फसलें हैं उनमें 60 किलोग्राम नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है और 40 से 60 किलोग्राम किसकी आवश्यकता होती है, फास्फोरस की। अगर प्रॉपर बात कहें तो 40 किलोग्राम, कितनी, 40 किलोग्राम फास्फोरस की आवश्यकता होती है और 30 किलोग्राम पोटास का या पोटेशियम का उनमें उपयोग किया जाता है। यानी अदलहनी फसलों में 60 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 से 60 किलोग्राम फास्फोरस और 30 किलोग्राम नाइट्रोजन का उपयोग किया जाता है। और ये सभी फसलों का उर्वरक में यहाँ क्लियर हो गया, यानी जो सभी टोटल फसलें होती हैं उन सभी टोटल फसलों में उर्वरक इसी प्रकार से पहुँच जाएगा। जैसे 3 का हमने वहाँ पढ़ लिया पिछली वाली में, और बाकी सभी यहाँ आ गई। दलहनी फसलें कोई भी पूछे तो ये आ गई, अदलहनी फसल कोई भी पूछे तो ये आ गई अदलहनी फसल में। अब देखो एक प्रश्न पूछा जाएगा मूँगफली का कि मूँगफली को कितनी नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। तो मूँगफली को दलहनी फसलों में सामान्यतः अधिक पानी की आवश्यकता होती है। मूँगफली को थोड़ा सा ज़्यादा पानी देते हैं, मूंगफली और सरस मूंगफली को। अब हम मूंगफली को ज़्यादा पानी की आवश्यकता होगी तो नाइट्रोजन थोड़ी सी ज़्यादा हो जाएगी, तो वहाँ हम 20 किलोग्राम नाइट्रोजन का प्रयोग करते हैं। मूंगफली में 20 किलोग्राम नाइट्रोजन का प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार से सोयाबीन पूछे तो सोयाबीन में भी 20 किलोग्राम नाइट्रोजन का उपयोग किया जाता है। अब हम आगे बात करें तो देखो क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा। क्वेश्चन पूछ जाएगा बाजरा की फसल में नाइट्रोजन का प्रयोग किया जाता है। बाजरा की फसल में नाइट्रोजन का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, ऑप्शन बी 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, ऑप्शन सी 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, ऑप्शन डी 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। बाजरा की फसल में नाइट्रोजन का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ जो अपना राइट आंसर रहेगा वो रहेगा 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, क्योंकि हमने पिछली जो चार्ट में देखा था वो क्या देखा था कि जो बाजरा क्या है, अदलहनी फसल है, और अदलहनी फसलों को कितनी नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। देखो मैं बात करूँ अदलहनी, ये अदलहनी का वर्ग आ गया, और अदलहनी फसलों में हम किसकी बात कर रहे थे, नाइट्रोजन की। अब ये नाइट्रोजन है, अदलहनी फसलों में कितनी नाइट्रोजन होती है, 60 किलोग्राम। तो बाजरा की फसल में कितनी नाइट्रोजन देंगे हम, 60 किलोग्राम नाइट्रोजन देंगे। इसी प्रकार से यहाँ ज्वार पूछी होती, जौ पूछी होती तो कितनी देते हम, 60 किलोग्राम देते। तो इस प्रकार से क्या पूछा जाएगा, इस प्रकार से हमें प्रश्न पूछे जाते हैं। आगे मैं बात कहूँ अन्य उर्वरकों की, तो अन्य उर्वरकों में सबसे मोस्ट आता है एक जिंक सल्फेट। क्या, जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट की कोई सी भी फसल हो, किसी भी फसल में इसका उपयोग किया जा रहा हो, 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से इसका उपयोग करते हैं। जिंक सल्फेट का उपयोग 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से किया जाता है, चाहे वो कोई सी भी फसल हो। इसका जो ज़्यादातर उपयोग होता है वो धान में, मक्का में, नींबू में और अमरूद में किया जाता है, क्योंकि धान में जिंक की कमी से खैरा रोग होता है, मक्का में जिंक की कमी से वाइट बर्ड यानी सफ़ेद कल का रोग होता है, नींबू में जिंक की कमी से लिटिल लीफ होता है, छोटी पत्तियाँ लिटिल लीफ, अमरूद में जिंक की कमी से ब्राउनजिंग या भूरापन आता है। तो इनमें ही क्या है, ज़्यादातर मोस्ट है जिंक। वैसे हम सभी फसलों में करते हैं, और इसका जो उपयोग किया जाता है वो खड़ी फसल में किया जाता है। जिंक का उपयोग हमेशा खड़ी फसल में किया जाता है। आगे मैं बात कहूँ जिप्सम, जिप्सम भी बहुत महत्वपूर्ण है। जिप्सम का उपयोग किया जाता है 250 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। जिप्सम का उपयोग 250 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से किया जाता है, और यह जो सबसे ज़रूरी है वो तिलहनी फसलों में है। यानी सर्वाधिक इसका उपयोग कौन सी फसलों में होता है, तिलहनी फसलों में होता है, क्योंकि तिलहनी फसलों में सल्फर तत्व पाया जाता है और उसकी पूर्ति किससे होती है, जिप्सम से होती है। अब मैं यहाँ बात करूँ मूँगफली, तो मूँगफली के लिए सर्वाधिक आवश्यक तत्व है ये जो जिप्सम है, वो जिप्सम उर्वरक मूंगफली के लिए सर्वाधिक आवश्यक है, क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि मूंगफली में कैल्शियम की कमी से पैगिंग की क्रिया हो जाती है, तो उस पैगिंग की क्रिया को रोकने के लिए जिप्सम का उपयोग किया जाता है। तो मूंगफली में सर्वाधिक आवश्यक उर्वरक कौन सा है, जिप्सम है, और कितनी मात्रा है, 250 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। तो यहाँ से आपको सीधे सीधे ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। और मैं आगे बात कहूँ गोबर की खाद। अब देखो गोबर की खाद की अगर अपन बात करें तो गोबर की खाद से भी नॉर्मल ये प्रश्न पूछ लेता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें दलहनी फसल, दलहनी फसलों में 6 से 8 टन प्रति हेक्टेयर गोबर की खाद का प्रयोग किया जाता है।
अगर हम बात करें अदलहनी फसलों में 8 से 10 टन प्रति हेक्टेयर गोबर की खाद का प्रयोग किया जाता है। अगर हम बात करें गेहूं में 10 से 12 टन प्रति हेक्टेयर गोबर की खाद का प्रयोग होता है। अगर हम बात करें धान तो 12 से 15 टन प्रति हेक्टेयर गोबर की खाद का प्रयोग होता है। और मैं गन्ना की बात कहूँ, गन्ना और आलू, तो 15 से 20 टन प्रति हेक्टेयर गोबर की खाद का उपयोग होता है। इसका जो उपयोग किया जाता है वो मृदा तैयार करने से पूर्व किया जाता है, यानी गोबर की खाद या FIM का उपयोग मृदा तैयारी से पूर्व करते हैं। अब आपसे प्रश्न पूछ ले, गेहूं में गोबर की खाद की मात्रा दी जाती है तो कितनी दी जाती है? 10 से 12 टन प्रति हेक्टेयर। धान में कितनी दी जाती है? 12 से 15 टन प्रति हेक्टेयर। दलहनी फसलों में कितनी दी जाती है? 6 से 8 टन प्रति हेक्टेयर। तो ये थी अपनी उर्वरक की वीडियो। अगर आपको ये वाली PDF चाहिए तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताना, और हमें ये भी बताना कि वीडियो आपको कैसी लगी। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। जय हिंद।